Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 9. Today we are going to study our lecture number 2 about characteristics of enzymes. Characteristics of enzymes page 108. सबसे पहले आ जाते हैं एंजाइम्स की डिस्कवरी की तरफ कि एंजाइम को डिस्कवर किसने किया था। इन 1878 अ जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विनहेल्म कुहने यूज़ द टर्म एंजाइम। विलहेम कुहने एक साइंटिस्ट था। कौन साइंटिस्ट था? जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था। फिजियोलॉजिस्ट यानी फंक्शनिंग के बारे में वो बहुत ज़्यादा उसने स्टडी किया था। 1878 में उसने सबसे पहली दफ़ा वर्ड या टर्म यूज़ की एंजाइम्स के बारे में, और एंजाइम्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी। तब से लेकर आज तक एंजाइम्स पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और नए से नए एंजाइम जो हैं वो डिस्कवर किए जा रहे हैं। डिस्कवरी देख लिया, अब चलते हैं कंपोजिशन ऑफ एंजाइम की तरफ। कंपोजिशन ऑफ एंजाइम क्या है? कंपोजिशन यानी एंजाइम्स किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, एंजाइम्स की शेप कैसी है। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर मीन्स मोटे मोटे, बड़े, बल्कि, यानी वो एंजाइम्स बड़े बड़े से बल्कि शेप में आपके पास प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स हैं which are made up of amino acids. अमाइनो एसिड्स बेसिकली बेटा ये आपके केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। और एक और बात यहाँ पर बताती चलूँ, अमाइनो एसिड्स आपके प्रोटीन में भी होते हैं। जैसे आपकी मसल प्रोटीन्स हैं, आपकी किसी भी चीज़ की प्रोटीन हो सकती है। प्रोटीन किससे मिलकर बनी है? अमाइनो एसिड से। आपके एंजाइम्स भी अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं? यस, हम कह सकते हैं, क्योंकि वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अमाइनो एसिड्स फोल्ड हुए हुए होते हैं एंजाइम्स में। इस ग्लोबुलर या बल्कि से स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड्स फोल्ड हुए हुए होते हैं इन अ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। अब 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल क्या है? एक मॉलिक्यूल जो है वो तीनों जो है वो 3 डायमेंशन में आपको दिखाया जाता है, तो वो एक एंजाइम्स की कंपोजिशन के अंदर आता है। अब स्टार्ट होता है हमारा मेन टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। आपसे दोनों तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स या व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, दोनों के मतलब जो है वो सेम है। पॉइंट नंबर 1, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ये बेसिकली आपके जो बुक के पॉइंट्स हैं, ये उनकी पूरी की पूरी हेडिंग है। फर्स्ट ये आपको मैं सेंड भी कर दूँगी, लेकिन बेहतर ये है कि आप ये मेरे लेक्चर से ही नोट कीजिएगा ताकि आपको याद भी रहे। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, मैंने जैसे अभी कहा है कि एंजाइम्स ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तकरीबन तमाम एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक बात गौर से सुनने वाली है, वो ये है, ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन। यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स, तकरीबन सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, कुछ नॉन प्रोटीन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ऑलमोस्ट ये वर्ड बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, यानी हमारा रिएक्शन एंजाइम्स यूज़ करने से तेज़ हो जाता है या कम स्लो हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, एंजाइम्स नॉट कंज्यूम्ड बाय रिएक्शन दे कैटालाइज। जब भी आप किसी चीज़ के अंदर, किसी भी रिएक्शन के अंदर एंजाइम यूज़ करती हैं तो उससे आपके रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चीज़ भी ख़राब नहीं होती। इवन कि एंजाइम खुद भी यूज़ नहीं होता, वो सिर्फ क्या करता है, वो सिर्फ आपके रिएक्शन को स्पीडी कर देता है, अपने आप को कंज्यूम नहीं होने देता। एंजाइम अपने आप को ख़त्म नहीं होने देता। आप उस एंजाइम को दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। तो एंजाइम बेसिकली क्या है, आपके रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है, यानी उसको स्पीड अप कर रहा है, आपका प्रोडक्ट बना रहा है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन स्पीडी कर रहा है, यानी स्पीड इंक्रीज़ कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक दे आर। टाइप ऑफ रिएक्शन मतलब डिपेंड करता है कि किस किस्म का एंजाइम है, तो उसी किस्म का रिएक्शन चाहिए। एंड द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल मैं आपको इतनी ऐसे देती हूँ कि लेट्स सपोज आपको बुखार हुए। अब बुखार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक पैनाडोल खाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। बट अगर आपको कहीं चोट लग गई है, जैसे आपकी हड्डी पे चोट लगी और बहुत पेन है, तब आप कोई पेन किलर खाएंगे, है ना। हर बीमारी के लिए आपके पास स्पेसिफिक दवा मौजूद है। इसी तरह एंजाइम्स हर किस्म के रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। लेट्स सपोज अगर हमें टेम्परेचर हुए तो कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स जो हैं वहाँ पर काम करेंगे आपकी बॉडी में। अगर आपकी बॉडी में दर्द है या आपकी बोन्स वगैरह में दर्द है या कोई चोट लगे, तब आपके डिफरेंट स्पेसिफिक एंजाइम्स आएंगे। इट मीन्स दे आर वेरी स्पेसिफिक। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्टिव साइट।
व्हाट इज़ एक्टिव साइट? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम का क्या मतलब है? द स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम्स टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये लेट सपोज ये रेड कलर का आपके पास एंजाइम बना हुआ है, रेड कलर का। अब ये पूरे का पूरा एंजाइम जो है ये आपके रिएक्शन में यूज़ नहीं होता। कैसे यूज़ होगा ज़रा सुनिए। स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम टेक्स प्लेस इन आर केमिकल रिएक्शन। सिर्फ पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन में छोटा सा हिस्सा आपके रिएक्शन में यूज़ होगा। दिस पोर्शन इज़ नोन एज एक्टिव साइट। दिस पोर्शन, दिस ग्रीनिश पोर्शन, ये जो ग्रीन कलर यहाँ पे नज़र तो नहीं आ रहा, ब्लैक सा नज़र आ रहा है, बेसिकली ये ग्रीन है। ये ग्रीन पोर्शन या ब्लैकिश पोर्शन आपका एक्टिव साइट है। क्यों? एक्टिव मीन जो काम कर रही है, साइट मीन जगह। पूरे एंजाइम में से सिर्फ ये जगह काबिले हम कह दें कि इस्तेमाल है, बाकी किसी जगह पर कोई रिएक्शन नहीं हो सकता। अब इस साइड पे क्या हो रहा है? AC मीन एक्टिव साइड। एक्टिव साइड रिकॉग्नाइजेज द सबस्ट्रेट। ये क्या करेगा? ये किसी भी सबस्ट्रेट, लेट सपोज यही वाली शेप में सबस्ट्रेट आ रहा है और इधर आकर ये अटैच हो जाएगा। सबसे पहले इसे पहचानेगा कि आया ये इधर लग भी सकता है कि नहीं। जब ये देख लेगा कि इसकी शेप और इसकी शेप या इनकी कंपोजिशन सेम है तो ये इसको इसके ऊपर क्या करेगा? बाइंड कर लेगा। दूसरा काम क्या है? बाइंड करेगा सबस्ट्रेट को। पहला काम रिकॉग्निशन थी, बाइंड कर लिया सबस्ट्रेट को इसके ऊपर। अब दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ गई, बाइंड हो गई, आपका रिएक्शन होगा और इट कैरीज आउट रिएक्शन प्रोसीड होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। एक्टिव साइट क्यों ज़रूरी है? एक्टिव साइट इसलिए ज़रूरी है कि सबस्ट्रेट आकर उसके ऊपर लगता है, बाइंड पहचानता है, बाइंड करता है और आपका प्रोडक्ट बना देता है। एक्टिव साइट हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स। एंजाइम्स प्रोडक्शन। आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स जो हैं वो रोज़ाना जो है वो प्रोड्यूस भी हो रहे हैं और कुछ डैमेज भी हो रहे हैं। जिस हिसाब से आपकी बॉडी में डैमेज हो रहे हैं उसी हिसाब से आपकी बॉडी में रोज़ाना एंजाइम जो हैं वो बन भी रहे हैं। और ये निज़ाम जो है वो बाय नेचर है, बाय डिफ़ॉल्ट है, अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, आपके बस में कुछ नहीं है। ठीक है। एंजाइम्स प्रोडक्शन इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। अगर कोई एंजाइम हम कहते हैं बीमार हो गया बंदा और इसके अंदर ये एंजाइम बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो गया है, ठीक है, तो हम जो है वो इस तरह करते हैं कि एंजाइम बढ़ाना चाहते हैं, कुछ एंजाइम की कमी है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं एंजाइम की प्रोडक्शन को, तो हम एक्टिवेटर्स ऐड करेंगे। और अगर जैसे मैंने अभी पहली जो है सिचुएशन डिस्कस की थी कि अभी उसकी बॉडी में एंजाइम जो है वो हम बंद करवाना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो हम इनहिबिटर्स डालेंगे। इनहिबिटर इस एंजाइम को रोक देंगे बनने से, जबकि एक्टिवेटर्स उस एंजाइम को और ज़्यादा बनाते रहेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा मेरे से, वो दोनों जो हैं वो आगे पीछे हो गए थे। इंक्रीज़ यानी एंजाइम प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है एक्टिवेटर, क्योंकि वो एक्टिवेट कर देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बनते चले जाओ। इनहिबिटर क्या करता है? एंजाइम प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देता है और डिक्रीज़ कर देता है कि अब नहीं बनना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोफैक्टर। व्हाट इज़ कोफैक्टर? अब ज़रूरी नहीं है ये पूरे का पूरा एंजाइम जो है वो अकेला ही सारा काम कर रहा है, बाज़ औक़ात, ठीक है, वर्ड यूज़ करना है समटाइम्स। एडिशनल कंपोनेंट इसके साथ ज़रूरी होता है। वो एडिशनल कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है। उस एडिशनल कंपोनेंट को, लेट सपोज दिस इज़ द एडिशनल कंपोनेंट, ये इसके ऊपर जो है वो बाइंड हुआ हुआ है, दिस इज़ नोन एज कोफैक्टर, ये एडिशनल कंपोनेंट। अब ये नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं या फिर ये आइन होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल, एक आइन होते हैं। ये एंजाइम के ऊपर बाइंड हुए होते हैं और ये भी हमें हेल्प कर रहे होते हैं एंजाइम की फंक्शनिंग में। ठीक है, हमने अभी देखें कितने सारे तरीके पढ़ लिए, एक्टिव साइट पढ़ लिया है, कोफैक्टर पढ़ लिया, इनहिबिटर्स, एक्टिवेटर्स पढ़ लिए कि वो एंजाइम में ये सब काम क्या करते हैं, एंजाइम के डिफरेंट तरीक़ों से मदद करते हैं। कोफैक्टर्स दो तरह के हैं, एक होता है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर और एक है ऑर्गेनिक कोफैक्टर। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की एग्जांपल है मेटल आयन, कोई भी आयन हो सकता है, फॉर एग्जांपल फेरस आयन हो सकता है, फेरिक आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह ऑर्गेनिक में हमारे पास फ्लेविन और हीम कोफैक्टर है। फ्लेविन और हीम, जैसे हीमोग्लोबिन आपने सुना है ना, उसमें हीम ग्रुप होता है, हीम क्या है? कोफैक्टर है। ठीक है, ये आपके पास आपका ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं। कोफैक्टर्स हम देख चुके हैं, दो कोफैक्टर्स है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये बेसिकली नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बाइंड होते हैं और ये क्या करते हैं, आपके एंजाइम की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हैं। इनऑर्गेनिक का बेसिकली क्या है, इनऑर्गेनिक में आपके पास मेटल आयन, जबकि ऑर्गेनिक में फ्लेविन और हीम है। ये आपके MCQs हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम्स, इन दोनों को साथ साथ ही मैं पढ़ाऊंगी। व्हाट इज़ प्रोस्थेटिक ग्रुप? लेट्स सपोज दिस इज़ योर एंजाइम, ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल्सो योर एंजाइम, और ग्रीन कलर का जो पार्ट है दिस इज़ कोफैक्टर। और कौन सा भला कोफैक्टर? ऑर्गेनिक कोफैक्टर। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर यूज़ नहीं होगा, दोनों में ऑर्गेनिक कोफैक्टर यूज़ होंगे। इफ़ द ऑर्गेनिक कोफैक्टर इज़ टाइटली बाउंड विद द एंजाइम, दिस इज़ नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप।
टाइटली बाउंड यानी देखिए इसके साथ बिल्कुल चिपका हुआ है। बट इफ़ द ऑर्गेनिक कोफैक्टर इज़ लूजली बाउंड, ये देखें एंजाइम ये है और इसके ऊपर ना ये इस तरह से आराम से इसके साथ अटैच हुआ हुआ है, हल्का सा, कि हल्का सा थोड़ा सा इसको हिलाया तो ये उतर जाएगा। लूजली सा बाउंड हुआ हुआ है ऑर्गेनिक कोफैक्टर। अगर ऑर्गेनिक फैक्टर लूज बाउंड होगा तो उसको हम कोएंजाइम कहेंगे, और अगर वो टाइट पैक होगा तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। कोएंजाइम्स के आगे से आपको फंक्शंस और एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं केमिकल्स को एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम की तरफ। लेट्स सपोज ये मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ये इसको अपने साथ बाइंड करेगा, फिर बाइंड करके जब ये वाला एंजाइम यूज़ कर लेगा फिर इसको छोड़ देगा और ये दूसरे वाले एंजाइम की तरफ भेजेगा, दूसरा वाला एंजाइम यहाँ पे मौजूद होगा, तो ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। इसी तरह एग्जांपल्स हैं विटामिन्स की, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, राइबोफ्लेविन, थायमीन, फॉलिक एसिड, ये तमाम के तमाम कोएंजाइम्स हैं क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली अटैच होता है। अगर टाइट अटैच हो जाएगा तो उसका नाम प्रोस्थेटिक ग्रुप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लूजली अटैच है आपका ऑर्गेनिक कोफैक्टर, इसलिए उसको कोएंजाइम कहते हैं। ये बेसिकली कलरफुल डायग्राम्स इसलिए बनाई हैं ताकि ये लूज़ और बाइंड से जो स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है इससे आपको नाम याद रहे, वरना बच्चों से प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है तो वो कोएंजाइम लिख देते हैं। कोएंजाइम पूछा जाए तो वो जो पीछे भी मैंने कोफैक्टर लिखा है तो वो लिख देते हैं। ठीक है, तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। लास्ट पॉइंट रह गया, वो देख लेते हैं। और लास्ट पॉइंट इस मेटाबॉलिक पाथवे, इसमें बेसिकली क्या होता है कि हर एंजाइम एक ख़ास मैकेनिज़्म, एक ख़ास पाथवे को फॉलो करता है। लेट्स सपोज, ये सिर्फ मैंने आपकी एग्जांपल खुद से बनाई हुई है। एक सबस्ट्रेट है S1, वो एक एंजाइम के साथ मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएगा, यानी दो चीज़ें जब मिलेंगी सबस्ट्रेट और एंजाइम तो रिएक्शन ही होगा ना, और रिएक्शन के रिजल्ट में आपके पास प्रोडक्ट आएगा, वो आपके पास P1 है, ये बना हुआ है ट्राइंगल। इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो दूसरा एंजाइम एज अ सबस्ट्रेट यूज़ करेगा। लेट्स सपोज E1 एंजाइम 1 था, E2 एंजाइम 2 है। E2 एंजाइम 2 सबस्ट्रेट के तौर पे क्या यूज़ करेगा, जो पहले प्रोडक्ट बन चुका है उसको, यही ट्राइंगल यूज़ करेगा वो S2 के तौर पे, यानी सबस्ट्रेट 2 के तौर पे, जिसको हमने पहले P1 भी कहा था, मैंने दूसरा नाम भी लिखा हुआ है। पिछले का प्रोडक्ट अगले का सबस्ट्रेट होगा, अगले एंजाइम का। अब ये सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ मिलेगा, रिएक्शन प्रोसीड होगा, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनेगा। लेट्स सपोज मेरे पास प्रोडक्ट बना है P2, सर्कल में मैंने बनाया है P2। अब ये P2 प्रोडक्ट अगले एंजाइम का, यानी एंजाइम 2 पहले यूज़ हुआ था, अब एंजाइम नंबर 3 का क्या बनेगा, सबस्ट्रेट बनेगा। इसी तरह ये स्टेप चलते चले जाते हैं। आप देखें सबस्ट्रेट नंबर 3 बन गया ये, क्योंकि 1 2 तो पहले यूज़ हो चुके हैं। सबस्ट्रेट नंबर 3 किसी एंजाइम 3 के साथ रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा रिएक्शन का, P3, जिसकी शेप कुछ यूँ है। अब P3 आपके पास सबस्ट्रेट 4 बनेगा और एंजाइम 4 के साथ लगेगा, और इसी तरह प्रोडक्ट नंबर 4 या 5 जो भी बनेगा वो बना देगा। इसका कहने का मकसद क्या है, एक मेटाबॉलिक पाथवे, एक पाथवे है जो एंजाइम्स ने फॉलो करना है, जिसको वो बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते। ये नहीं है कि इसका प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाए, इसका प्रोडक्ट जो है वो बाद में बन जाए, ऐसा नहीं होता। ये एक सिस्टमेटिक वे में चलता है और पूरे के पूरे पाथवेज इसी तरीके से कंट्रोल होते हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक लेक्चर नंबर 2 पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज ऑन पेज 116 हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर है 1, हाउ वुड यू डिफाइन एंजाइम, डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। एंजाइम्स की डेफिनेशन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये मैं बता देती हूँ। अब आते हैं बैक पे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 पेज 107, यहाँ से एंजाइम की डेफिनेशन स्टार्ट होती है। मैंने पहले आपको हाईलाइट कराई हुई है। एंजाइम्स आर द प्रोटीन दैट कैटलाइज और स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, यहाँ तक एंजाइम की डेफिनेशन होती है कंप्लीट। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पे आना है। कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट पेज पे मिलेगी। दिस इज़ द नेक्स्ट पेज, पेज 108, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। डिस्कवरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं अभी हेडिंग्स बनाकर ये बुक का पेज भेजूँगी, सेंड करूँगी, अटैच करूँगी, तब वहाँ से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 पॉइंट्स हैं। इसके अंदर 7 हेडिंग्स नहीं बल्कि 9 या 10 हेडिंग्स बनेंगी, क्योंकि एक के अंदर ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो वो मैं आपको अलग अलग बना के भेजूँगी। यहाँ तक आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे तब आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। इसमें कोई हेडिंग या फिर डायग्राम नहीं है। अगेन कम ऑन योर एक्सरसाइज पेज 116, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर डिफाइन कोफैक्टर एंड कोएंजाइम। तो ये आज हम पढ़ चुके हैं। दोबारा से चलते हैं आज के टॉपिक पे।
पेज 109 पे आते हैं, को फैक्टर और को इंजाइम। ये आपको हाईलाइट तो नज़र आ रहा होगा, लेकिन इस वक्त ये हेडिंग्स नहीं बनी हुई, यानी बॉक्सेस नहीं बने हुए। वो इंशाल्लाह मैं आपको आपके ग्रुप के साथ, लेक्चर के साथ अटैच करूँगी, ताकि आपको वो आराम से पिक्चर में मिल जाए, क्योंकि वीडियो जो है वो सेव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बेसिकली को फैक्टर की डेफिनेशन जो है, यहाँ से लेकर सम एंजाइम से लेकर आपके पास हीम तक आएगा, फ्लेविन एंड हीम तक, और को एंजाइम्स का इफ़ ऑर्गेनिक को फैक्टर आर लूजली अटैच, यहाँ से लेकर एंड तक एक्ट एज को एंजाइम्स, यहाँ तक जाएगा पूरा। बीच में से प्रोस्थेटिक ग्रुप की सिर्फ 2 या 3 लाइन्स, आपने 2 लाइन्स, एक और 2, पूरी एक लाइन ही बन रही है, ये आपने निकाल देनी है। तो हम बेसिकली हमारा होमवर्क क्या है, लॉन्ग वन एंड शॉर्ट वन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम यूजेस ऑफ एंजाइम्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।